नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की क्लास में हम व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही क्लास में लेकर के आए हैं, स्पेशली आप सबके लिए। ठीक, आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं क्लास में और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो हम देखते हैं कि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है तो क्या आंसर बनता है, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सार्थक इकाई। ऑप्शन में देखते हैं कि वर्ण है और शब्द है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, शब्द। लेकिन पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई तो आंसर होगा वर्ण। ठीक है, आगे देखेंगे कि भाषा की ध्वनियों को लिखने की व्यवस्था है। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, लिपि या लिखित रूप। तो भाषा की ध्वनियां, उनको लिखने की जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं लिपि। और इसके आगे जो है हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं 52 या 44। तो हम देखते हैं कि कुल जो संख्या है उसको पूछा जा रहा है वर्णों की, तो ये आंसर होगा 52। ठीक है, आगे देखेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के प्रकार हैं 35 या 3। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के प्रकार पूछा जा रहा है, ये होते हैं 3, जबकि संख्या पूछी जाए वो होंगे 35। जो अतिरिक्त ध्वनियां हैं उनको जोड़ करके 35 बताया जाता है। तो अगर ऑप्शन में 35 दिया हो तब आप 35 पे टिक करना, अगर 33 दिया हो तो वो भी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों से निर्मित विशेष अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं रूढ़ या योग रूढ़। तो हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द जो है उनसे बने होंगे और उनमें क्या होगा, विशेष अर्थ होगा। तो विशेष अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़। ठीक है, अगला देखते हैं इस चिन्ह का प्रयोग कथन के आदि अंत दोनों में होता है। तो यह कौन सा विराम चिन्ह है। अगर चिन्ह दिया रहता है तो इसका मतलब आप समझ लेना कि विराम चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो हम देखते हैं कि इसका सही आंसर होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी देखेंगे जो कथन बोला जाता है, जो का त्यों लिखा जाता है, तो उसमें पहले आप डबल इन्वर्टेड कामा लगाया जाता है और लास्ट में भी डबल इन्वर्टेड कामा लगाया जाता है। इसको ही बोलते हैं उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह। और जहां तक बात हो रही कि अवतरण चिन्हों की, तो अवतरण चिन्ह जो होते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा, इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह भी बोला जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस चैप्टर से कुछ प्रश्न लेकर के हाजिर हैं। विदेश से सामान मंगाना, इसको क्या कहते हैं, आयात या निर्यात। तो जब सामान को मंगाया जाता है तो उसको बोलते हैं आयात। यदि हम सामान भेजते हैं तो उसको निर्यात बोला जाता है। नमस्ते का प्रयोग करते हैं बड़ों के लिए या बड़े छोटे सभी के लिए। तो इन दोनों विकल्पों में हम देखेंगे कि हमारा सही आंसर होता है नमस्ते का प्रयोग किसके लिए करते हैं, बड़े छोटे सभी के लिए। ओके, अनेकार्थक शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने चुने हैं, देखिए उसको। अनेकार्थक शब्दों में सबसे पहला शब्द कौन सा है, पतंग। तो इसके अर्थ होते हैं, पहला तो है सूर्य, उड़ने वाला जो कीड़ा होता है, जिसको देहात में लोग फतिंगा बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक कागजी खिलौना होता है, इसे आसमान में बच्चे उड़ाते हैं। अगले शब्द को लेते हैं जिसके अनेक अर्थ हम देखेंगे। सोना, सोना का अर्थ है शयन यानी स्लीपिंग, और दूसरा अर्थ है स्वर्ण, स्वर्ण यानी गहना जिससे बनता है वह धातु, सोना। अर्थ, अर्थ की बात करें तो इसके जो है अनेक अर्थ हम लेते हैं। पहला है मतलब, दूसरा है धन, और तीसरा है कारण भी कभी कभी प्रयोग में लाया जाता है, उसके यहाँ पे अर्थ लिखा जाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे सुर। तो सुर की जहाँ तक बात है इसके कौन कौन से अर्थ हैं, पहला है देवता, दूसरा है सुर ताल जो संगीत में प्रयोग में लाया जाता है। पानी का अर्थ होता है इज्जत, दूसरा है जल, तीसरा है जीवन, और प्रतिष्ठा, चमक। ठीक है, विलोम शब्द। तो कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो हैं उनको हमने चुने हैं आपके लिए, हम रिवीजन करते हैं उनका। कृत्रिम का क्या होगा, कृत्रिम का होगा प्राकृतिक। कृत्रिम का अर्थ होता है जो मनुष्यों द्वारा निर्मित होता है, बनावटी, और प्राकृतिक यानी जो प्रकृति से बना होता है। और स्थूल का मतलब होता है भारी या बड़ा, और इसका जो है होगा सूक्ष्म। ठीक है, अनुज का होगा अग्रज, जो अपने से पीछे जो जन्म लेता है उसको अनुज बोलते हैं, और अपने से आगे जो जन्म लेता है उसको अग्रज बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं ज्येष्ठ। विस्तृत का क्या होगा, विस्तृत का होगा संक्षिप्त। अगला देखेंगे कर्कश का क्या होगा, मृदुल। अगले शब्द हमने लिया है सर्वज्ञ, तो इसका होगा विलोम शब्द अल्पज्ञ। अल्प माने कम, अज्ञ यानी जानने वाला। कृतज्ञ, इसका क्या होगा कृतघ्न। प्रत्यक्ष का क्या होगा
अप्रत्यक्ष नहीं होगा, इसका होगा परोक्ष। परोक्ष यानी गुप्त रूप से। सृष्टि का क्या होगा? प्रलय। उष्ण का क्या होगा? उष्ण यानी गर्म, तो उष्ण का होगा शीत। उत्तीर्ण का क्या होगा? अनुत्तीर्ण। नु फिर दो त लिखा जाएगा, अनुत्तीर्ण। संधि जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने चुने हैं। देखिए, उज्ज्वल का क्या होगा? दो ज लिखा जाता है, आधा आधा। ठीक है, ये लिखते समय ध्यान दें, क्योंकि यह जो है वर्तनी शुद्धिकरण में भी आएगा। सम का क्या होगा? संस्कार। यह जो है अनुस्वार से संबंधित नियम है कि अंत में यदि म आए तो वह क्या बन जाता है? अनुस्वार, उसके ऊपर बिंदु लग जाता है म को हटा के। शिव उपासना का क्या होगा? संधि होने पे शिव उपासना का होगा शिवोपासना। ठीक है, वो यानी ओ अंत में सुनाई पड़ रहा है तो यह क्या है? यह गुण संधि है। ठीक है। तट टीका, तो तट टीका का क्या होगा? तट टीका। ट को दो बार लिखा जाएगा, क्योंकि त के बाद यदि आता है व्यंजन कोई तो उसका जो है द्वित्व रूप हो जाता है। जल धन उर्मी, तो इसका क्या होगा? जलोर्मी। महाऔषध, तो महाऔषध का क्या होगा? महौषध। यहाँ अ सुनाई पड़ रहा है तो यह क्या होगा? यह वृद्धि संधि का एक उदाहरण है। एग्जाम में आप ध्यान से देखिएगा प्रश्न में कि अगर ए और ओ सुनाई पड़ता है तो वह है गुण संधि, और ए और अ सुनाई पड़ेगा तो यह है वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक, अगला जो है महत्वपूर्ण शब्द हमने लिया, मक्खी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? यह शब्द ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बड़ी ई है जो ज्यादातर जो है स्त्रीलिंग में पाया जाता है, लेकिन मक्खी जो है यह क्या है? यह है हमेशा स्त्रीलिंग। इसका पुल्लिंग हमको बनाना है तो यह हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है, हमेशा स्त्रीलिंग यानी सदा स्त्रीलिंग शब्द है अगर, तो उसको पुल्लिंग बनाने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका यह है कि हम उसको नर लिख करके उसको पुल्लिंग बना सकते हैं। और अगला देखते हैं कि पक्षी शब्द का स्त्रीलिंग, तो हिंदी वोकैबुलरी में पक्षी जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पक्षी जो है हम इसको अगर लिंग में देखना चाहे तो इसका स्त्रीलिंग रूप हमें बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? पक्षी हमेशा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और इसका स्त्रीलिंग रूप होगा मादा, उस पर हम क्या करेंगे? मादा लिख करके आगे उसके बाद उस शब्द को हम लिख देंगे जो करते हो, तो यह हमारा बन गया स्त्रीलिंग। ठीक है। दीमक शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो दी को जब हम पढ़ते दीमक चाट गया, तो यह सुनने से लगता है कि यह जो है पुल्लिंग शब्द होगा, लेकिन यह है सदा स्त्रीलिंग, क्योंकि जब भी प्रयोग में लाया जाएगा तो यह स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। ये सिर्फ कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको हमने चुना है। और दीमक शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नर दीमक। क्लास में आगे बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लास को लाइक कर लें, और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, और हमारा प्रयास जो है सफल होगा। तो आगे देखेंगे कि इस क्लास को जो है आप अधिक से अधिक अपने जो है दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए। समाज से संबंधित प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में हम देखेंगे कि जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद का मतलब होता है उत्तर पद यानी दूसरा पद। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। अविभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह जो है, कारक चिन्ह वो होते हैं कर्ता ने कर्म को, तो ने जो है यह इस लाइन में जो लिखे रहते हैं उनको बोलते हैं विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह। तो उनका लोप जहाँ पे हो वह कौन सा है? समास कर्मधारय या तत्पुरुष। तो हम देखते हैं कि वह है विभक्ति चिन्ह यदि लोप होता है तो तत्पुरुष समास। यथा निज निर आ बे बा जैसे उपसर्ग वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो हम देखते हैं कि यथा यानी यथा, अगर यथाशक्ति या नी जो है इसमें हम देखेंगे कि निर्बल, या यहाँ पे है आजन्मा, यहाँ आजन्म यानी यहाँ पे है बेमिसाल, ये है बाकमाल। तो इस तरह से अगर शब्द दिख जाए तो आपको उसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष या अव्यय भाव। तो हम आपको बताएं कि अव्यय भाव जो है, अव्यय यदि पद दिख जाते हैं उपसर्ग वाले तो उसको बोलते हैं अव्यय भाव समास। ठीक है, जिस स्थान पे उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का भाव हो वहां होगा। तो जहां पर भी उपमेय उपमान संबंध को अगर दर्शाया जा रहा है या विशेषण विशेष्य, तो वह कौन सा समास होता है? वह है हमारा कर्मधारय समास। जैसे नील कमल या विशेषण विशेष्य यानी अगर देखा जाए तो काला कुर्ता। अगला प्रश्न लेंगे, पद के पूर्व में संख्या और समस्त पद से समूह का बोध हो। तो देखिए यहाँ पे जो है संख्या अगर दिख जाए तो आप तुरंत यह मत सोचिए कि संख्या है तो चलो द्विगु समास पे लगा दें। पूरे वाक्य को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर संख्यावाची शब्द है तो उससे द्विगु समास केवल नहीं हो जाता है, उसमें जो है दूसरा क्या है? उसमें है समस्त पद से समूह का यदि बोध होता है तब होता है द्विगु समास। ठीक है, जैसे हमने लिया दशानन,
तो दर्शानन जो शब्द है इसमें 10 पहले आपने देखा और लिख देंगे कि नहीं ये द्विगु समास है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वो होता है बहुब्रीहि समास, क्योंकि दोनों पद जो है प्रधान नहीं होते और तीसरे जो है विशेष के बारे में बताते हैं, तो वहां पे होता है बहुब्रीहि समास। इसलिए पहले संख्या को देख करके ही आप टिक मत कर देना, पूरे वाक्य को ध्यान से देखना। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाषा और व्याकरण से संबंधित कोई भी संदेह हो तो हम उसका समाधान करेंगे, आप उसे कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, हम ऐसी आशा करते हैं, और आप जो है अपने प्रयास में सफल हों, इसी कामना के साथ अब हम जो है आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।